अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा है, जिसके बाइस पंजाब, सिंध, केपी ज़ेर-ए-आब हैं और उस पर भारतीय आबी जारहियत ने हालात मज़ीद ख़राब कर दिए हैं। मज़ीद बिगाड़ पैदा हो गया है। हज़ारों ख़ानदान, सैकड़ों घर, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हमें तबाह होता दिखाई दे रहा है। देहात के देहात डूब गए हैं, गांव बह गए हैं। इन सब पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन दूसरी अहम खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन। SCO इजलास में शिरकत के गर्ज से वो वहाँ पर मौजूद हैं और इस दौरे में खारजा पॉलिसी के तनाजुर में अहम मामलात जो हैं वो देखे जाएंगे। पाक चीन इक़्तिसादी रवाबित हो, इलाक़ाई अमन व अमान की सूरत हाल हो, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो या दीगर अहम उमूर, इन तमाम पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, हमें शहर कायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी, जबकि हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी सलमान आबिद साहब से। सलमान साहब, आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डूब रहा है, सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों की तबाहकारियाँ हैं, लेकिन जो हाई अलर्ट एरियाज़ हैं मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में बताएं और ताज़ा तरीन सूरत हाल में जनूबी पंजाब की जानना चाहूँगी आपसे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर सूरत हाल बहुत बिगड़ने जा रही है। क्या देख रहे हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत के बकौल इस वक्त कोई 7.5 लाख अफराद जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हुए हैं और 33 के करीब अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और ये जो इस वक्त हमें रावी के ऊपर एक बड़ा रेला नज़र आ रहा था, अब लगता है ऐसे कि सारा मामला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे अगर आप देखें चनाब की तरफ तो वहाँ पर ये जो हेड मराला है और इससे आगे देखें तो आपको लगता है कि जो मुल्तान का इलाका है, खानेवाल का इलाका है, मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, बाबरनगर का इलाका है, बावलपुर का इलाका है, आप सतलुज की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि जो बहुत से इलाके जो हैं वो खानेवाल के जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, देहात जो हैं। तो इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है और इस वक्त जो है जनूबी पंजाब वो लगता है ऐसे जैसे अभी एक सैलाब का बड़ा मरकज़ बनेगा और वहाँ पर ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसी वजह से अब फोकस जो है हुकूमत का वो जनूबी पंजाब की तरफ है। और जो खुराक का मामला तो काफ़ी हद तक हमें रिजॉल्व होता नज़र आता है कि वहाँ जो समाजी तंजीमें भी हैं, हुकूमत भी है, किसी ना किसी शक्ल में खुराक पहुँचा रही है, लेकिन जो बेघर हो गए हैं अफराद। मुल्तान के बारे में भी कुछ बताएं ना। कल तक की जो खबर थी वो ये थी कि मुल्तान को इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या खबर है? देखिए, मुल्तान के जो करीबी इलाके हैं, जो देहाती इलाके हैं ख़ास तौर पर, उनके अंदर तो वहाँ पे तो बाकायदा वाज़े ऐलान कर दिया गया है कि लोग यहाँ से अपने आप को बाहर निकालें और किसी महफूज मुकाम की तरफ जाएं। अभी मुल्तान शहर की बात नहीं हो रही, मैं मुल्तान के करीबी जो देही इलाके हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ इस तरह के अनाउंसमेंट वगैरह हो गई हैं। तो अब मसला ये है कि अब देखना सिर्फ हमें ये है कि जो रेले हैं और ये जो इस वक्त सैलाबी रेला जो जा रहा है ये जनूबी पंजाब के किन किन इजला को मुतासिर करेगा और कितना बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसमें हमें देखना ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट अथॉरिटी है DDMA वो और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो किस तरीके से इन मामलात को निपटती है और किस तरीके से इन चीज़ों को डील करती है, बड़ा चैलेंज है। मैं चाहती हूँ कि अब मैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सर, आप ये देखें कि पहले तो मुझे लग रहा था कि भारत शायद हमने भारत को मजबूर कर दिया है, भारत ने घुटने टेक दिए हैं कि एक तो पानी बंद किया, ऊपर से जब पानी छोड़ा है तो हमें इंटिमेट कर रहा है। भारत की आबी जारहियत से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है वो कितना बड़ा नुकसान है? जी वनीज़े, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा सलमान आबिद साहब को, सायरा बानो साहिबा को और भट्ट साहब को बहुत सलाम। देखिए, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन जी। आज आप कन्फ्रंट कर रहे हैं एक नए भारत को। नया भारत इसलिए कहते हो कि वो हर चीज को वेपनाइज कर रहा है जी। चाहे वो वॉर हो, वॉर तो आपने देख ही ली, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पानी हो, पाकिस्तान के पानी को खास तौर पे, और विद इन इंडिया उसकी एनिमिटी है विद द माइनॉरिटीज जितने भी है, खास तौर पे मुसलमान, और कश्मीर में तो हर चीज, वहां तो सांस लेना भी वेपनाइज हो चुका है और सिख उधर वहां पे टारगेट हो रहे हैं, लो कास्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियंस हो रहे हैं, विदाउट जो है वो पाकिस्तान इज इन द लीड और बाकी भी रीजनल कंट्रीज। तो जो हजीमत उसको उठाना पड़ी है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजह से, आई थिंक उसके बाद तो उसको अभी समझ नहीं आ रही है। कहते हैं स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड भारत, जो कि साइड्स बदल रहा है, जो कि पहले खुद अपने आप को
इन्वॉल्व कर रहा था और प्रोपोगेट कर रहा था, एक जो ग्रुप पॉलिटिक्स थी या जो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी उसको उभार रहा था, फिर खुद उसी का शिकार हो गया। ये वही भारत जो कल हॉडी मोडी कर रहा था, माय ग्रेट फ्रेंड कर रहा था, वही आज उसके खिलाफ आप पूरा देख लें गोदी मीडिया जिस तरीके से कैंपेन कर रहा है। यही चाइना जो कल तक उनका नंबर 1 एनिमी था और वो बड़ा प्रोनाउंसली कह रहे थे कि जी हम तो इस चाइना के खिलाफ लड़ रहे थे, चाइना, पाकिस्तान और तुर्किया ये एक ट्राइका था जिसको हम फाइट कर रहे थे, और आज चाइना में जिस तरीके से वो कैमिलियन अप्रोच के साथ वहां पहुंचा है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ भारत भी है और ये फ्यूचर में भी होता रहेगा। ऑफ कोर्स ये जो सैलाब से उसने पूरा फायदा उठाया है टू इंटिमिडेट कोर्स पाकिस्तान फॉर द पॉलिसी कैप्चुलेशन, कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है वो कैप्चुलेट हो, किस चीज पे, कश्मीर पे, किस चीज पे, न्यूक्लियर पे, किस चीज पे, भारत की इजारादारी पे। तो पाकिस्तानी डिफाइंस, पाकिस्तान का जो एक नेशनल रिजॉल्व है वो कभी इस चीज को अलाउ नहीं करेगा कि वो इंडिया की ये जो कलामी की माजरत। लेकिन जाहिद महमूद साहब, इस जानिब में आऊंगी, लेकिन फिल वक्त आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जो पानी भारत की जानिब से छोड़ा जा रहा था दैट वाज वाटर, वी नो दैट, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पानी भारत छोड़ेगा उसमें डेब्रिस भी मौजूद होगा, उसमें वो जो तबाही के बाद कुछ सामान, कुछ दरख्त, कुछ इमलाक और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब भी उस पानी में शामिल होगा। जब इस किस्म का पानी पाकिस्तान में आएगा तो फिर वो कितनी तबाही का सबब बनेगा, मुझे ये भी बताइएगा। और नॉर्दर्न पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं, और वहां पर मैं आपको बताऊं कि जो सयाह हैं वो कई घंटों से वहां पर बंद हैं, फंस चुके हैं। तो ये सब सूरत हाल किस जानिब जा रही है? भारत को किसी तौर पर कभी कोई लगाम डाली जा सकेगी? देखिए, भारत इस नेचुरल क्लैमिटी का पूरा एडवांटेज उठा रहा है। मैंने बताया ना, वो हजीमत से ये चीजें स्टेम आउट हुई ना, ये पहले भी होते रहे हैं, सैलाब आते रहे हैं, भारत पहले भी खैर पानी छोड़ता रहे, लेकिन बट एक तरीकाकार वो जरूर अपनाता था। इस समय उसने सिर्फ कश्मीर में तब वार्निंग दी जब वो कहते रहे पानी पुलों से गुजर चुका था, तो उस वक्त उन्होंने वार्न किया। तो इस वक्त तो दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानीज लाइफ जी। तो हमें तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जब ये चीजें छोड़ेगा पानी में जिस तरीके से आप बता रही हैं, तो उसका मकसद यही होगा कि पाकिस्तान को कोर्स किया जाए थ्रू डिस्ट्रक्शन, और अपना बताया जाए कि हम किस तरह आपका पानी भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, आपका लाइफ का जो लाइफ एंड डेथ का मैटर है वो भी हम कंट्रोल करेंगे, आपकी सारी चीजें। तो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन कि पाकिस्तान के अवाम में इतनी डिस्पोंडेंसी फैल जाए कि वो कम कर जाए ना, नेशनल कैप्चुलेशन इसी को बोलते हैं, पर अगर लार्जर आप स्ट्रेटेजिक उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान, देखिए एक नेचुरल क्लैमिटी हुई है, ऑफ कोर्स हमने अब देखना यह कि हमने मेजर्स क्या लिए हैं, या फ्यूचर के कोर्स को हम हर 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 1 साल के बाद, और आगे जिस तरीके से अभी वेदर चेंज हो रहा है, या जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज को टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने उतना सीरियस लिया ही नहीं जितना लिया जाना चाहिए था एज अ नेशन, क्योंकि ये फ्यूचर का वॉरफेयर है जी। तो इसको अब उस कॉन्टेक्स्ट में हमने नेशनल प्रिपरेशंस करनी होगी। वी आर इन 21st सेंचुरी, ये कोई ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट जोन तो रहा नहीं है जी। तो इट विल बी एनकम्पसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ जी। और अभी ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद ही शायद इस बात का इदराक तमाम सियासी रहनुमाओं को अपनी अपनी जमात से बाला होकर इस बात का एहसास हो रहा होगा कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से एक बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकता है। जहां हम इसकी बात करें, मैं चाहती हूँ सायरा जी, क्योंकि खुद एक सियासी रहनुमा है, सायरा जी मैं बयानात सुन रही हूँ सिंध के सियासी रहनुमाओं के, और अभी कुछ देर पहले हमने उनको भी, मुर्तज़ा वहाब को भी गुफ्तगू करते देखा, वज़ीर आला सिंध को भी गुफ्तगू करते देखा, मैं तो गवर्नर सिंध को भी काफ़ी एक्टिव देख रही हूँ। आप मुझे बताएं कि ऑन ग्राउंड वहाँ पर क्या हो रहा है, इमदादी काम किस तरह से किए जा रहे हैं, और ये सारा पानी जो ऊपर 5 दरियाओं का आकर मिठन कोट पर इकट्ठा होके एक दरियाए इंडस जिसे कहते हैं वो वहां पर आता है, जब तो फिर उसको टेकअप किस तरह किया जाएगा, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े, तैयारियों का तो मैंने ऐसी ऑन ग्राउंड कोई तैयारी देखी नहीं, क्योंकि कल भी हम लोगों की मीटिंग थी और हम लोग अपने, वो कहते हैं ना कि अपने एंड पे जो कुछ कर सकते थे वो हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए, और इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई वो नहीं था। हाँ, उनके बयानात बहुत आए हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि कितने लाख क्यूसिक पानी आएगा, और ये जो सक्खर बैराज और गुड्डू बैराज में कितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर बारिश ना हुई तो सब ठीक होगा, वो पानी दरियाओं में इतना है गुजर जाएगा। अगर बारिश हुई तो फिर उन्होंने एक फिगर दे दिया कि इतने लाख लोग बेघर होंगे, 16 लाख लोग होंगे, 1631 गांव इससे वो क्या कहते हैं नुकसान में आएंगे, यूसीज आएंगी, और पतरी 2 लाख कितने खानदान उसमें आएंगे। ये फिगर तो दे दिए, लेकिन आप ग्राउंड पे जैसे देखें वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा,
क्योंकि उससे पहले कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे थे। जब 2022 का सैलाब आया था तो एनडीएम में उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगी क्योंकि बहुत वक्त चाहिए। वो एक फिक्रे में उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी, मैंने तंजीन कहा है, एक फिक्रे में समोई नहीं जा सकती। फिर उसी तरह अगर आप पीडीएमए को देखें और डीडीएमए को देखें, डीडीएमए में तो बिल्कुल भी यहाँ पर सिंध लेवल पे कोई काम हो ही नहीं रहा और जो कुछ भी है सारा कुछ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि भाई आप ऐलानात करें। अभी सुने कि कच्चे के इलाके से लोगों के इनखला हो रहे हैं, वो लोग हैं जिनको अपनी जमीनों पे कब्जा कराने के लिए जो छोटे छोटे गांव आबाद किए हुए उन्हीं लोगों को उठाया जा रहा है। लेकिन ये कि ऐलानात हों, लोगों को कहाँ रिलीफ कैंप उनका बनाना है, आया वो हॉस्पिटल्स के ग्राउंड्स होंगे, वो स्कूल होंगे या सरकारी इमारतें होंगी, और जो सबसे बड़ी बात इंसानी जान माल सब चीजें तो है, जो जानवरों का चारा उसको किस तरीके से महफूज रखना है। सायरा जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे बता रही थी कि कुछ घर भी बना कर दिए गए थे बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से। वो घर किस तरह के थे? उन्होंने फीता काटा, मैंने वो मनाजिर भी देखे। आपने वो घर देखे हैं तो बताएं किस तरह के घर हैं वो? घर देखे और इंशाल्लाह ताला मैं अभी गांव जाकर मैं आपको जरूर उसकी तस्वीर भी भिजवाऊंगी कि जो घर के नाम पर वो कहते हैं ना कि एक धब्बे थे, वो एक दड़बे टाइप बनाए हुए थे और उन्हीं कच्ची जमीनों के ऊपर बिना जमीन की भराई किए हुए एक वो कहते हैं ना कि 4-3 दीवारें, एक दरवाजा और एक छत। आपने देखा होगा जो उन्होंने फीता काटा जहां पर उनको बिठाया, वहां पर तो दीवारों पर रिलियां लगा के उस दीवारों का वो कहते हैं कि प्लास्टर भी नहीं किया था, वो भद्दापन छुपाया गया था। अभी तो उन्होंने जो लास्ट टाइम, मैं हमेशा कहती हूँ कि सैलाब आता है और जिस तरीके से एक फकीर रेड़ी पे अपने बच्चे डालकर मांगता है, ये ऊपर जहाज हेलीकॉप्टर से डूबती हुई आवाम दिखा के पैसे वो लेंगे। जो मेरे 2022 में जो इन लोगों ने, खुदा जाने मैं तो फिगर भी भूल गई हूँ, कि जो इमदाद ली थी, वो घर आपने देखा होगा कि 2025 में उन्होंने वो दड़बे हैंड ओवर किए थे और सैलाब में वो भी बह जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि इन तमाम मसाइब और आफात को ये कहते हैं कि बस ठीक है। सायरा जी, डरबा उसे ही कहते हैं ना जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है? जी, डरबा उसी को कहते हैं। यानी उसी तर्ज का घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाकर दिए हैं वहां के सैलाब मुतासिरीन को, उसी तर्ज के जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह की। और मैं मतलब ये ऐसे बात मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं खुद आपको दिखाऊंगी और आप अपने प्रोग्राम में जरूर। वैसे तो मैंने देखा ही है सायरा जी, मैंने देखा है। आपने मुझे सिंध के इंतजामात के बारे में बताया, लेकिन चलें कुछ सूरत हाल पंजाब की भी जान लेते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने खुद भी विजिट किए हैं एरियाज को और ब्यूरो चीफ भी हैं पंजाब के, ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये रिलीफ के लिए जो काउंटर एक्टिविटीज या स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस तरह की है। शुक्रिया काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन। देखें, सबसे पहले तो आपके आपका सवाल का जवाब देने से कबल मैं इस वक्त अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि दरिया रावी में जो शादरा का मकाम है इस वक्त 76,790 क्यूसिक सैलाबी रेला जो है वो है, जबकि जस्टर के मकाम पर 84,84,000 और हेड बल्लोकी में पानी की सतह मज़ीद कम हो रही है। अच्छा, इसका मकसद ये है बात करने का कि अब हो क्या रहा है। अब हो ये रहा है कि जैसे सलमान भाई भी फरमा रहे थे कि ये पानी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अब जनूबी पंजाब के रास्ते में होता हुआ मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और डीजी खान, ये अब यहाँ से 3 पंजाब के हिस्से रह गया, यहाँ से होता हुआ इसने जाकर तबाही खुदा ना खास्ता अगर मचाएगा तो ये सिंध में जाके मचाएगा। अब अगर गौर किया जाए कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया है और लोगों का बहुत ज़्यादा फसलें उजड़ गई हैं, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हम पंजाब हुकूमत पर अगर कोई तबसरा करना चाहे उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव तो अभी हम कर नहीं सकते बुरी से। उसकी वजह यह है कि अभी ये काम चल रहा है, अभी इसने मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से गुजरना है। गो ये मैं बात तस्लीम करता हूं कि एक जान भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 33 जानों का ज़िया हुआ जो बहुत कम है, बहुत बड़ा डिजास्टर था। इसके बाद जो सूरत हाल होगी फिर एवेल्युएशन होगी कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कैसी थी। ये जो 800 किश्तियों की बात हो रही है, ये जो रिलीफ की बात हो रही है, ये बाद रकूम की बात हो रही है, फिर इसको देखेंगे मुनीज़े। ठीक है, खुदारा जितने भी लोग 33 का फिगर अभी तक आया है, अल्लाह ताला उनके भी घर वालों पर रहम करे, हमारे मुल्क पर भी रहम करे। एक भी जान अगर ज़ाया हो रही है तो ये अफसोस का मुकाम है, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से बाहर निकाले। इसी दुआ के साथ मैं एक ब्रेक पर चलूंगी, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक जानब हम देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान ज़ेर-ए-आब है, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी और सारी हैं। दूसरी जानब भारत की जानब से जो आबी दहशत गर्दी की जा रही है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि ये जो सूरत हाल है ये पहले से ही मालूम थी कि ऐसा होना है, ये तबाहियाँ होनी हैं, मगर उस पर हुकूमत वक्त की जानब से क्या तैयारी की गई, क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई, क्या हिकमत अमली मुरतब पाई, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आने वाले वक्त में यानी 1 साल के दौरान अगर इस सिचुएशन को ओवरकम करना है, तबाही जो हम देख रहे हैं उससे इस आवाम को निकालना है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले सलमान आबिद साहब की इस पर राय ले लूँ। सलमान साहब, आप मुझे बताएं, आप क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरह से ठीक की जा सकती हैं। इमदाद का तकाजा भी हो रहा है, इमदाद दी भी जा रही है, फ़ोन भी आ रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, हमदर्दी का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन होगा क्या। क्लाइमेट चेंज को या माहौलियाती आलूदगी को जंगी बुनियादों पर लीड करना होगा। अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर मामला हल होगा। कल वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं हमारे औरंगज़ेब साहब ने कहा कि 2022 के बाद जो सैलाब के बाद जो हमें इक़दाम करने थे, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर सके। ना हम DDMA को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, ना हम PDMA को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, ना हम NDMA को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तो बड़ा फेलियर का सिस्टम है और उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और उसमें आपका जो DDMA है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप क्लाइमेट चेंज को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ें और मंसूबे लेकर आएँ कि किस मंसूबे के तहत हमने इन चीज़ों को डील करना है। देखिए, बाहर से ग्रांट आ जाएगी, बाहर से इमदाद मिल जाएगी, लेकिन आप बाहर वाले भी ये कहते हैं कि आपने जो मंसूबे बनाने थे वो तो बनाए नहीं। और आज 2022 की बुनियाद के ऊपर हम आज 2025 में भी वहीं खड़े हैं जो काम हमें करना चाहिए था। और रिलीफ देखिए वक्ती तौर पे होता है, लेकिन जब तक आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, मिड टर्म प्लानिंग नहीं होगी, बड़े बड़े मंसूबे नहीं होंगे और डैम्स नहीं बनेंगे छोटे छोटे, तो आप मामलात को डील नहीं कर सकेंगे। जैसे जो बातें आप बता रहे हैं सलमान आबिद साहब हैं तो बहुत आइडियल, लेकिन फौरी तौर पर जहां इस वक्त सैलाब आया हुआ है वहां डैम कैसे बनाएंगे। मैं खुद भी ये सोच रही थी जब वज़ीर आज़म साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें फौरी तौर पर छोटे डैम्स पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन करना कब है, जब ये सैलाब खत्म होगा, जब यहाँ से पानी किसी ठहराव के मकाम पर पहुँचेगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे साथ जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं तो क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए। सर, मुझे आप ये बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो चाइना के दौरे पे हैं और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों पर बात जब हो रही थी तब ये कहा था कि टेक्नोलॉजी हम चाइना से इंस्पायर होकर पाकिस्तान में भी लाना चाहते हैं। चाइना ने जिस तरह से तरक्की की, अपनी आवाम को गुर्बत से निकाला और ख़ुद को जदीद बनाया, उसी तर्ज का हम पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ ये कितना मुआविन हो सकता है पाकिस्तान के लिए अगर वहाँ से टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाया जाए। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद चाइना वो तभी सूदबंद होगी कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आवाम तक और आम लोगों तक, हर पाकिस्तानी तक पहुंचेंगे। तो एज अ नेशन अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में आप अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी पॉलिसी को बना लेना या किसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेना या उसको परस्यू करना इज नॉट अ बिग चैलेंज। वो तो हर लीडर ये चाहता है कि वो उसको अडॉप्ट करे। उसको एक्चुअल चीज है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। अब देखिए ना, सीपैक है, सीपैक में अब वो हर्डल जो पाकिस्तान के अंदर से आई या जो इंटरनेशनल चीजें तो चले हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जो हर्डल्स हैं उनको एड्रेस करना, ये पाकिस्तान का हमारा अपना काम है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वुड रिमेन कि हम हाउ क्विकली अडॉप्ट टू दोज चेंजेस जो हम लेके आ रहे हैं और उसको हम परस्यू कैसे करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अभी 21st सेंचुरी है जी। पाकिस्तान अब कमिटी ऑफ नेशन में हमारे जो नई जनरेशन है, हमने इनको आगे अगर प्रोग्रेस करवानी है तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ अपना पेस मिलाना होगा जी। अभी IT का शोबा देख लें, जिस तरीके से हमारे नेबर्स हैं, आई थिंक उनको मैं क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने दो देर आ रहा है नहीं, लेकिन उन्होंने IT में जिस तरीके से पूरी दुनिया में वो फैले हमारे बच्चों को। हमारा थोड़ा सा कल्चरल प्रॉब्लम भी है कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम आगे फैलना नहीं चाहते, हम चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते। इंडिविजुअली घरों में तो चीज़ें चल रही होती है, जो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या वो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम्स आते हैं उनको जो परस्यू करना है वो दैट इज स्टिल चैलेंजिंग। बट आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल और ये बेस्ट टाइम है जी चाइना के साथ, फॉर दैट मैटर कहीं से भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन चाइना के साथ इसलिए मैं कहता हूँ कि वी आर अ टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। वहां पे भी रियलाइजेशन है, यहाँ पे भी रियलाइजेशन है, तो हमें ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ाना होगा
और इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल लाना होगा। विजन इज वेरी गुड। फरमा रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एक तरफ जहां मैं खुद भी सिंध का विजिट कर चुकी हुई हूँ, सायरा जी आप खुद वहाँ रहती हैं, आप मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है, हम चाइना से टेक्नोलॉजी लाने की बात करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल सिंध की सिचुएशन, जब बारिशें आती हैं, सैलाब की तो मैं बात ही नहीं कर रही ना, जब वहाँ पर बारिशें आती हैं शहर कायद डूब जाता है, वहाँ पर खुले मैन होल्स के अंदर आवाम जो है वो उसकी हालत ज़ार में बयान नहीं कर सकती, बच्चे भी उन्हीं गटरों में डूब कर मर जाते हैं, जानवर भी वहीं पर जाकर गिरते हैं क्योंकि कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा होता, सड़कें पूरी उबल रही होती हैं, नाले उबल रहे होते हैं, देयर इज नो वे आउट फॉर द वाटर। तो फिर अब तो सैलाब की सूरत हाल है, ओवरकम कैसे करेंगे इसको? एक साल भी अगर हम देखें, फॉर इंस्टेंस हम एक साल की बात कर रहे हैं, एक साल आप अभी यहाँ पूरे सिंध की सूरत हाल के बारे में जो हम अभी बात कर रहे हैं और आपने भी देखा 17 साल से एक ही पार्टी की यहाँ पर इजारादारी है। क्या कोई पूछने वाला है? जब उनके इस किस्म के केसेस निकलते हैं या तो वो कान मरोड़ने के लिए होता है या बाजू मरोड़ने के लिए होता है, लेकिन आवाम के लिए नहीं होता। उससे पहले सलमान आबिद साहब ने बात की जो मोहम्मद औरंगजेब साहब के बयान की, उस बयान की रोशनी में ये 2022 के सैलाब के बाद हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं किया। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह इन 33 जानों का पर्चा इस हुकूमत वक्त पे कटवाया जा सकता है? क्योंकि उस वक्त PDM पार्ट 1 था और जो अगस्त में जो जश्न आज़ादी की तकरीबात चल रही थी कि जो हमने बताना था कि हम एक जिंदा कौम है, उस वक्त सखर बैराज में तैरती हुई लाशें दरवाजों पर आकर फंसी थी, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आपने भी हमारे यहाँ वजीरों के बयानात सुने होंगे, एक ने वो मद्दोजज़र पे बोल दिया, एक ने कहा वक्फे वक्फे से वो फिर कोई हमारे ये गुनाहों का शाखसाना करार देते हैं कि ये हमारे ये माल है। और अब भी उन्होंने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो सब कुशल मंडल होगा, वरना तो फिर उसके बाद जो तबाही होगी तो फिर ये सारा कुछ। सायरा जी आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, सायरा जी आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ये थी कि 33 जानों के ज़िया का पर्चा किस पर कटेगा? शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपके पास इस बात का जवाब है? देखिए मुनीज़े आप ठीक कह रही हैं, ये जो पर्चे कटने वाली बातें हैं ये सारी ये काबिल एहतराम सायरा सिंध में बैठी हुई हैं, इनको अपनी जान की जो है ना वो बहुत सेफ एंड साउंड है। हम लोगों के पंजाबियों के ज़रा पर जलते हैं, लिहाजा मैं ये कत्लो शतलों की बातें करने की बजाय ना फ़ायदा लेना चाहता हूँ। इस वक्त इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती मौजूद है, मेजर जनरल साहब। जनरल साहब आप मुझे सिर्फ ये 2 लाइनों में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो बारिश है ये कश्मीर की सायरा जी कुछ कह रही हैं। जी सायरा आप कुछ फरमा रही हैं। भट्ट साहब थोड़ी राय मंगी थी, टाइम मेरा था, आपने बहुत खूबसूरती से सवाल जनरल साहब की तरफ मोड़ दिया। बस मुझे एक आखिरी वरना बात दिल में रह जाएगी, प्लीज दिल में ना रखें, दिल में ना रखा करें। हाँ, फिर जनरल साहब की बात हुई, हम IT के मैदान में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिंध में तो जहाँ मैं जाती हूँ गाँव में, वहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं होते। यहाँ पर जब कोई ऐसे वाकयात या कुछ इस तरह के दिन आते हैं उस वक्त पूरे मुल्क का नेट बंद होता है, बलूचिस्तान में बगैर हमारा शार्क मछलियां। तो ये भी पाक फौज को कह देना ठीक कर ले। आप तो असेंबलियों में बैठकर क्या करती थी, आपकी जो पार्टी थी वो क्या करती थी, पीर बगाड़ा साहब क्या करते थे वो भी बता दे। फिर ये करना आप लोगों ने, मोबाइल आप हमें कह रही हैं। साहब तक कैसे पहुंच गए? मैं तो शार्क तक पहुंची हूँ कि शार्क जो केबल काट लेती हैं उनका क्या करूं? IT की तरक्की तो फिर बात की। भैया रकीन असेंबली ने करना है, ये करना किसने है? हुकूमतों ने करना है, आप जैसी सियासतदानों ने करना है, कुछ नहीं किया। जो लोग मर गए, जो लोग मर गए, को छोड़ जो लोग मर गए उस पर आपने बात नहीं की, लेकिन आप करेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं। आप जनरल साहब से बात करें। हाँ, आपके सवाल का जवाब आ गया। अब टाइम थोड़ा है, प्रोग्राम में लोग देख रहे हैं, जनरल साहब से पूछने की इजाजत दे दे। सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं कि बारिशें हो गई हैं, भारत में बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट भी है, ये भी मान लिया, वो पानी छोड़ रहा है, ये भी मान लिया, लेकिन जनरल साहब वो रोक कर पानी छोड़ रहा है। क्या ये दूसरी जंग की इब्तिदा है पानी के जरिए? ये पूछना चाहता हूं जनरल साहब। बिल्कुल बिल्कुल भट्ट साहब आप सही फरमा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इज अनफॉर्चुनेटली विक्टिम हुआ है इंडिया का, जिसने हर चीज को वेपनाइज कर दिया। लेकिन अभी जितनी भी डिस्कशन हुई है, आई थिंक दोनों चीजों को अगर मैं एक सम अप करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए जो इंटरनल इश्यूज है, जिस तरफ सायरा बानो साहिबा भी इशारा कर रही हैं, गो के विद लिटिल पॉलिटिक्स, बट एनीवे बारिंग पॉलिटिक्स असाइड, पाकिस्तान मेन विक्टिम ही रहा है जी पुअर और बैड गवर्नेंस का। जो इंस्टेबिलिटीज है
ये जरूरी नहीं है कि ये बैटलफील्ड में ही जन्म ले, ये कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस पे जन्म लेती हैं। और आई थिंक टाइम हैज कम। 2010 का भी आपको याद होगा, तकरीबन 11-12 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने नुकसान उठाया जब फ्लड आया। कराची एक दफा डूबा, फिर वहां पे भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गए लेकिन फॉलो अप नहीं हुआ, फिर बहुत सारी चीजें होती रही। तो आई लेट नॉट बी बॉक्ड इन पास्ट की जो गड़बड़ हुई है, जो आगे चल रहा है उसको देखना होगा। तो इस गवर्नेंस को इंप्रूव करना ही करना है। और जहां तक भट्ट साहब का जो सवाल है, बिल्कुल जी, इंडिया ने हर चीज को वेपनाइज किया हुआ है। एक तो हजीमत तो उसको जो उठाना पड़ी है, और वो आइंदा भी हर चीज को, अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी इकोनॉमिक्स को और हर चीज को, खासतौर पे ह्यूमन राइट्स को, हर चीज को वो वेपनाइज कर रहा है जी। प्रॉक्सी वॉर की फिजिकल डोमेन में, और जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे नेचुरल कैलेमिटी में मिले, चाहे किसी और कॉन्टेक्स्ट में मिले, वो पाकिस्तान के खिलाफ उसको यूज करेगा। देखिए, मोदी का जो बयान था ना जी, आप अपनी रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही है, दैट रिफ्लेक्ट्स poor reflection of a political terrorist and it was a naked threat to Pakistan। उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो जब इतने बड़े चैलेंजेस आपके नेबरहुड में हो, तो पाकिस्तान की अपनी जो चीजें हमने ठीक करनी है, लेकिन एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ आगे जाना होगा जी। शुरू में सायरा बानो साहिबा ने कहा कि एनडीएमए क्या कर, देखिए एनडीएमए एक बॉडी है टू ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट, बाकी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है जी। ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो अपोजिशन में, उनको प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, उनको बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जनरल जाहिद महमूद साहब। मुझे भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बात इतनी है, ऐवानों में बैठे हुए अवामी नुमाइंदगान क्या कर रहे हैं? क्या वो सड़कों पर निकल कर आए हैं, या वो कश्ती में बैठकर सिर्फ पानी के दौरे या इलाकाई दौरे कर रहे हैं? क्या वो उस पब्लिक के पास गए हैं जो मुतासिर हुई है? क्या वो उन लोगों के पास गए हैं जिनके घर डूब गए हैं? क्या उन्होंने उनको छत मुहैया की है जो मोटरवे पर खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं? क्या उनको खुराक फराहम की है जिनके छोटे बच्चे बगैर खाना खाए सो गए हैं? ये तमाम सवालात उन लोगों के जहनों में हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, और मैं नहीं जानती कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। क्या हम हवाई जहाज़ में बैठ के ऊपर से नीचे मनाजिर देखते हुए सैलाब की तबाही के उसमें जवाब तलाश करें, या किश्ती में बैठकर जवाब तलाश करें, या उन लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि यार आपको क्या चाहिए, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं मिल रहा, उस चीज़ को एड्रेस किया जाए। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं, और उस दौरे में किन अहम उमूर पर बात की जा रही है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। SCO कॉन्फ्रेंस के गर्ज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन में मौजूद हैं, और पाक भारत जंग के बाद ये पहली आलमी कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि बड़े सर जोड़कर बैठने लगे हैं। लेकिन यहाँ बात ये करनी है कि ऐसे में ट्रंप ने दौरा भारत को भी मुलतवी कर दिया है। भारत, चीन और रूस के साथ जाने में से किसका इंतखाब करेगा, इस किस्म के कई सवालात जन्म ले रहे हैं। मगर ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि एक तो पाक भारत जंग हुई, पूरी दुनिया ने देखी कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को नाको चने चबाए, मगर अब दूसरी बात वो ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ आबी जारहियत पर उतर आया है, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। ऐसा कहना था शहजाद हुसैन भट्ट साहब का, और अब वो क्योंकि आप मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं भट्ट साहब, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी ये जो बड़ी बैठक हो रही है SCO के घर से, वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद हैं, बात की जा रही है कि शायद इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान कहीं कोई मुसाफा भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? दुरुस्त कह रही हैं मुनीज़े मोइन साहिबा। मैंने पहले भी ये कहा था कि पाक भारत जो जंग हुई उसके बाद उसको शिकस्त हुई, उसके बाद अब ये पानी की एक चाल चल रहा है, रोक रोक के पानी का प्रेशर बना रहा है। इसलिए अब जो आपका सवाल है कि चाइना में मुसाफे वाली बात जो कर रही हैं, हाथ मिलाने वाली जो बात कर रही हैं, अब क्या हाथ मिलाना है मुनीज़े? आप गौर करें कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना को बुरा भला कहता था, अब वो ही चाइना की तारीफ कर रहा है और कहता था कि इन्होंने हमें शिकस्त दिलवाई, इनके त्यारे थे, इनके ये कहता चाइना दुनिया का अजीम मुल्क है। यार ऐसे तो मनीज़े मेरा ख्याल है मोदी को चुल्ली भर पानी में ना सिंदूर लगाकर डूब मर जाना चाहिए। लेकिन क्या मुलाकात करेंगे, वो हाथ में लाएंगे शहबाज शरीफ से? वहां पर शहबाज शरीफ बाद में हाथ धो लेगा बेचारा, फिर क्या करे?
मिला तो लेगा। ठीक है। और सलमान आबिद साहब, जैसा कि आपसे मैं इस पर पहले भी बात कर रही थी, आप मुझे ये बताएं ना कि अमरीकी सदर और मोदी के ताल्लुकात अगर अभी देखे जाएं तो वो सर्द हैं। आपको क्या लगता है अगर भारत को इंतखाब करना पड़े अपने रीजनल पार्टनर का तो वो चीन की तरफ देखेगा या फिर अमरीका के साथ हाथ मिलाने को प्रेफर करेगा? देखिए, कुछ माह पहले तक तो अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत था और भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमरीका था। लेकिन इस जंग के बाद की जो सूरत हाल हुई है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाई है, वो यकीनी तौर पे भारत के लिए हैरानकुन है। और ऐसे लगता है कि जैसे अब भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने बढ़ गई है। इसी वजह से भारत के अंदर काफ़ी मसाइल उसको दाखिली पॉलिटिक्स में भी, अपनी इलाकाई पॉलिटिक्स में भी, अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और सफारतकारी के महाज पे भी देखनी पड़ रही है। इसीलिए भारत के अंदर एक मुतबादल सोच भी जन्म ले रही है कि जैसे आपने कहा कि वो रूस की तरफ जाएगा, वो चीन की तरफ जाएगा। और लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि पसे पर्दा सफारती लेवल पे अमेरिका और भारत के दरमियान जो सर्दमहरी है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गिला सामने आया है कि उन्होंने उनको जो है ना वो उस अवार्ड के लिए नामजद नहीं किया, वो जो पीस अवार्ड के लिए, नोबेल पीस अवार्ड के लिए, उसका भी उनको गिला है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि भारत जो है वो यकीनी तौर पर एक मुतबादल पॉलिसी इख्तियार करेगा चाइना की तरफ। और एक ज़हन में रखिए, दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक की जो सफारती पॉलिसी होती है वो एक जिसे कहते हैं ना स्टक नहीं होती। आपके ताल्लुकात कभी किस मुल्क से बेहतर होते हैं, कभी किस ताल्लुकात किस मुल्क से बेहतर होंगे। अभी चंद अरसे पहले तक देखिए हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिल्कुल डिफरेंट नौयत के थे, लेकिन आज अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल डिफरेंट नौयत के हैं। तो इसलिए भारत अपने कार्ड खेलेगा। और भारत का भी दोगलापन उम्मीद करते हैं कि चीन को नजर आ गया होगा। मैं चाहती हूँ जाहिद साहब आप मुझे ये बता दें कि ये इस तंजीम का जो इजलास है ये अभी तक सबसे बड़ा तस्वुर किया जा रहा है माजी में जितने इजलास हुए हैं, पाकिस्तान के एतबार से हम इसमें क्या क्या समेट सकते हैं, किन उमूर पर बात हो सकती है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हो सकता है अफगानिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी कंसर्न्स पर बात हो जाए, हो सकता है तरक्की के मंसूबों पर भी बात हो। आपको क्या लगता है पाकिस्तान यहाँ से क्या क्या समेट सकता है? जी देखिए, पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, और जो कंसिडरिंग द प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है खासतौर पे एशिया में, और देखिए ये एससीओ जो है ये एशिया और यूरोप आप देख रही हैं, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना, तो बड़ा जबरदस्त एक अल्टरनेट है जी। काउंटरवेट में इसको अभी तक नहीं कहता, बट अल्टरनेट जरूर है। पाकिस्तान है सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस, खासतौर पे जो टेररिज्म एमिनेट हो रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से, और हम जो विक्टिम हो रहे हैं प्रॉक्सी वॉर का बाय इंडिया। तो पाकिस्तान अपना जो मुकदमा आगे लेके जाना है। फिर दूसरा ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं सिक्योरिटी के पहले उस पैराडाइम में बात कर रहा हूँ। जो कॉन्फ्लिक्ट ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये चाइना रशिया इन सब के लिए बड़ा अलार्मिंग होना चाहिए जी। और जिस तरीके से अभी आबिद साहब भी बात कर रहे थे और भट्ट साहब भी बात करते कि जिस तरीके से इम्प्लीकेट कर रहा था इंडिया चाइना को, और जिस तरीके से इनका जो डिप्लोमेसी है, कैमिलियन डिप्लोमेसी जिसको हम बोलते हैं कि गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं, दिस इज नो मोर अ टैक्टिस ऑफ इंडिया, दिस इज द वेरी कैरेक्टर ऑफ दिस स्टेट। ये याद रखिएगा। अब पूरी दुनिया में इस कैरेक्टर को देख रही है। अब हाउ डिप्लोमेटिकली कितने जबरदस्त तरीके से हमारा मुकदमा वहां पे पूरी दुनिया जो काफी इंपॉर्टेंट 20-26 कंट्रीज तकरीबन वहां पे रिप्रेजेंट हो रही होंगी, सेक्रेटरी जनरल बैठे होंगे यूएन के, तो दिस इज अ फोरम, बट टेक्टफुली पाकिस्तान ने उनको पेश करना है कि जी हम कैसे विक्टिम हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने ये शो करना है कि हम कैसे टेररिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लीड प्लेयर हैं वर्ल्ड में, कैसे हमने अफगानिस्तान में सफर किया, कैसे हम कंट्रीब्यूट करें। और इट कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान पॉलिसी कि हम वीक करें इंडिया को थ्रू टेररिज्म और कश्मीर का मुकदमा लड़े। कश्मीर का मुकदमा और कश्मीरी लड़ रहे हैं, तो ये कश्मीर का मुकदमा जो है ये सिक्योरिटी डोमेन में जो टेररिज्म है इसको हम अच्छे तरीके से वहां पे पेश कर सकते हैं। फिर बायलैटरल्स है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जी जो हमारे इकोनॉमिक जो खासतौर पे चाइना के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एससीओ का जो मेन पर्पस भी था ना जी, ये उस वक्त बनी भी तब थी जब ये रशिया का ब्रेक हुआ और ये स्टेट्स बनी, तो चाइना ने एक छोटा सा कंपटीशन चाइना और रशिया के दरमियान भी रीजन में चल रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ एनिमिटीज भी हैं, यहाँ कंपटीशंस भी हैं, यहाँ कोलैबोरेशंस भी हैं, यहाँ कोऑपरेशंस भी है। इसलिए तो मैं इसको अल्टरनेट कहता हूँ, काउंटरवेट कभी भी नहीं कहता। तो उसके बीच में छोटा छोटा कंपटीशन रहता भी है। तो हम सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हमारी कनेक्टिविटी, चाइना के साथ हमारी कनेक्टिविटी, और रशिया और अफगानिस्तान को हमें मेन सेंटर में रखना चाहिए कि जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा, रीजनल कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट करने में प्रॉब्लम्स होगी।
और इंडिया का एक स्पॉइलर का जो रोल है वो आज इधर बैठा है, वो कल निकल जाएगा। बायलैटरल्स में मुख्तसर तौर पर बातचीत कर सकते हैं। सर मुख्तसर तौर पर मैं चाहूंगी कि आप मुझे ब्रीफ कर दें इसके ऊपर, जो सीपैक फेज 2 को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की जानिब से अभी, तो उस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, सीपैक 2 जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक एक प्रोग्राम है पाकिस्तान चाइना का। और देखिए भारत तो स्पॉइलर है जी, भारत ऊपर से शो केस कर रहा है कि जी मैं बड़ा अमेरिका के खिलाफ हो रहा हूँ। जी कल हाउडी बूडी कर रहे थे, कल बहुत सारी चीजें कर रहे थे, ये आज भी इसको जरा सा मौका मिल जाए तो देखिएगा कि ये कैसे यहाँ से बैक करेगा और वापस चला जाएगा जी। तो देखिएगा ये इसको उसने तो स्कटल करना ही करना है, क्योंकि उसने उसका भी एक कंपटीशन है विद चाइना, ऑल्सो एनिमिटी है विद पाकिस्तान। मैं समझ गई। तो सर आप यही कहना चाह रहे हैं कि भारत इस वक्त मौके की तलाश में है कि उसको कहीं से कोई लूप होल मिले तो वो फौरी तौर पर भागा जाए अमेरिकी सदर के पास और कहे कि अपनी रीसेट के लिए गया जी, अपनी रीसेट के लिए अपनी रीसेट के लिए गया। इस वक्त आइसोलेटेड है, अपनी रीसेट के लिए गया है। और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज मोदी की आपने वहां पे अगर देखी होगी, क्लियरली स्पीक एक ह्यूब्रिस्टिक मोदी में और आज एक बेगिंग मोदी में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। दैट इज क्वाइट विजिबल अगर उनकी बॉडी केमिस्ट्री को ऑब्जर्व करें। सर सायरा बानो भी साथ हैं, उनकी भी राय लेना बहुत जरूरी है। सायरा जी आप मुझे बताएं कि आप भी देख रही हैं वजीर आजम पाकिस्तान चीन में मौजूद हैं और बड़े रहनुमा दीगर भी चीन में मौजूद हैं SCO समिट के लिए। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है, किन मामलात पर बात होगी और पाकिस्तान किस तरह से वहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकता है? मुनीसे किस तरीके से पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अभी जनरल साहब ने इतनी तफसील से बताई, फिर सलमान आबिद साहब ने इतना तफसील से बताया कि इस वक्त जो वो कहते हैं कि इस रीजन के जो हालात हैं उसके लिए वो कहते हैं ना कि पहले तो हम कुछ ब्लॉग्स का सुनते होते थे, लेकिन अब यही है कि इस खिते में अमन के लिए कि जिन ममालिक का जिक्र किया उसमें इंडिया है, चाइना है और मेनली अफगानिस्तान के, मतलब इनको अपनी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मतलब मेरे नज़दीक तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है कि पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इस खिते में अमन कैसा हो। और उससे पहले भट्ट साहब कोई बात वो कर रहे थे क्या जी उसको वो ये हो गया, वो उसकी आंखों में खटक रहे। देखिए सियासत में तो होता रहता है, वो कहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करो, फिर उसके बाद आप इकट्ठे भी हो जाते हैं, एक पेज पर भी हो जाते हैं। और इस पे इतनी सेर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। और आबिद साहब की एक बात है, वो कहते हैं कि पहले हमारे अमेरिका से ताल्लुकात कैसे थे और अब हमारे ताल्लुकात कैसे हैं कि हम तो बिल्कुल ही जैसे वो कहते हैं कि करीब हैं। तो वो ही कहते हैं ना कि वो पहले एक फिक्रा होता था कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, अब तो अमेरिका का जो यार है उसके लिए तो जिंदगी ही बागो बहार है। तो सियासत में ये वो ऊंच नीच होती रहती है, कोई किसी की तरफ, कोई किसी की तरफ। बाकी बस मैं कहती हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, जब तुर्किया में जलजला आया था तो वो सब काम काज छोड़कर वहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए गए थे। जो दूसरे जो मैं कहती हूँ कि ममालिक जो हुक्मरान होते हैं कहीं दौरे अपने कैंसिल करके अपने मुल्क में आते हैं जब मुल्क में इतने बड़े पैमाने पे तबाही फैली हुई हो। तो वो डिप्टी वजीर आजम भी तो थे हमारे इसहाक डार साहब, वो चले जाते। उससे पहले हाथ मिलाने की आपने बात की तो खुदा जाने हाथ मिलाने के शौक में गए हैं या क्या गए हैं। बाकी अब आप कहेंगे गुफ्तगू किस तरफ लेकर जा रही है, जहाज में कुछ खाली सीटें थी तो सलमान आबिद साहब, भट्ट साहब और हम भी चलते हैं, खाली तो जा रहा होगा जहाज। सायरा जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, शहजाद हसन भट्ट साहब, बात सिर्फ इतनी ही है कि SCO बैनुल-अक़वामी तौर पर एक बड़ा फोरम है और ख़ित्ते में इक़्तिसादी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए, अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए, अमन व अमान की सूरत हाल को क़याम करने के लिए एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और ये इसी तरह अभी इसके कुछ सेशंस और भी होने हैं। 1 सितंबर को जब ये मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद इसके ऊपर हम मज़ीद तफसीली तौर पर बात कर सकेंगे कि क्या पाया इसमें और क्या खोया इसमें। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।